नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी बेहतरीन मशीन की बात करने वाले हैं जो किसी भी सुपर कंप्यूटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हमारा अपना ह्यूमन बॉडी। जब सब कुछ परफेक्ट होता है तो ये मशीन बिना किसी आवाज के मक्खन की तरह चलती है। लेकिन सोचिए, अगर इस मशीन के एनर्जी सिस्टम में जरूरत से ज्यादा फ्यूल यानी बहुत ज्यादा शुगर डाल दी जाए तो क्या होगा। हाई ब्लड शुगर, जिसे हम आम भाषा में हाई शुगर कहते हैं, वो सिर्फ ब्लड टेस्ट का एक नंबर नहीं है। ये एक ऐसा ओवरलोड है जो शरीर के हर एक हिस्से पर भारी दबाव डालता है। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही समझने वाले हैं कि ये शुगर का ओवरलोड हमारे अंदर क्या क्या हुलचल मचाता है। तो चलिए फटाक से देखते हैं कि आज हम किस बारे में चर्चा करेंगे। पहला, हाई ग्लूकोज आखिर काम कैसे करता है। दूसरा, हमारी मसल्स इस ग्लूकोज को लेने से मना क्यों कर देती हैं। तीसरा, किडनीज का ओवरटाइम। चौथा, हमारे दिल पर पड़ने वाला स्ट्रेस। पांचवा, इस सिस्टम को बचाने का तरीका यानी सिस्टम रेस्क्यू। और छठा, कुछ जरूरी कदम जो हम आज से उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। हाई ग्लूकोज का आखिर मैकेनिज्म क्या है। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल सामने आता है। आखिर ये सारी गड़बड़ी शुरू कहाँ से होती है। जब हमारे शरीर का एनर्जी सिस्टम परमानेंटली ओवरलोड हो जाता है तो अंदर क्या चल रहा होता है। देखिए, एक हेल्दी शरीर में खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल एकदम परफेक्टली बैलेंस होता है। लेकिन जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो सच्ची बताएं तो ये सिर्फ किसी एक ऑर्गन की प्रॉब्लम नहीं रह जाती। ये एक पूरी की पूरी बायोलॉजिकल चेन रिएक्शन या बायोलॉजिकल कैस्केड की शुरुआत होती है, जिसका असर पूरे शरीर पर पड़ने लगता है। अगर हम क्लिनिकल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया नाम के पेपर का हवाला दें तो इस कंडीशन को मेडिकली हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। असल में अगर प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर चला जाए या फिर HbA1c लेवल 6.5% को क्रॉस कर जाए तो ये हाइपरग्लाइसीमिया है। अब इसे ऐसे समझिए, ये सिर्फ खून में तैरती हुई एक्स्ट्रा शुगर नहीं है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो धीरे धीरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स के लिए एक तरह का जहर यानी टॉक्सिसिटी बनने लगती है। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहाँ है वो ये कि ये ओवरलोड दो बिल्कुल अलग रास्तों से आ सकता है। एलाइड एकेडमीज और MDPI के रिसर्च पेपर्स इन दो मेन कारणों के बीच के फर्क को बहुत बखूबी समझाते हैं। पहला है एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी, जो टाइप 1 डायबिटीज में देखा जाता है। इसमें हमारा अपना इम्यून सिस्टम गलती से पैनक्रियाज की उन बीटा सेल्स को ही खत्म कर देता है जो इंसुलिन बनाती हैं। और दूसरा रास्ता है रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी, जो टाइप 2 डायबिटीज की जड़ है। इसमें होता यह है कि शरीर की सेल्स इंसुलिन की बात सुनना बंद कर देती हैं, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इस वजह से पैनक्रियाज को लगातार और ज्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है और लगातार ओवरटाइम करते करते एक दिन ये बीटा सेल्स पूरी तरह से थक कर हार मान लेती हैं। इसे ही हम बीटा सेल एग्जॉशन कहते हैं। अब आते हैं दूसरे और बहुत जरूरी हिस्से पर, मसल रिफ्यूजल, यानी जब हमारी मसल्स शुगर को अंदर आने से रोक देती हैं। ये समझने के लिए कि शुगर ब्लड में जमा क्यों होने लगती है, हमें शरीर के सबसे बड़े शुगर कंज्यूमिंग प्लांट को देखना होगा, हमारी स्केलेटल मसल्स। डायबिटीज इन मेटाबॉलिज्म जर्नल का एक रिसर्च बताता है कि स्केलेटल मसल्स हमारे टोटल लीन बॉडी मास का लगभग 45% हिस्सा होती हैं। और कमाल की बात यह है कि इंसुलिन के कहने पर शरीर का 80% ग्लूकोज यही मसल्स इस्तेमाल करती हैं। अब सोचिए जरा, जब इतना बड़ा नेटवर्क जो शरीर का सबसे ज्यादा ग्लूकोज खाता है, वही जब और ग्लूकोज लेने से मना कर दे तो पूरा सिस्टम तो नेचुरली क्रैश ही होगा ना। लेकिन मसल्स आखिर ऐसा करती क्यों हैं? इसे एक फुल वेयरहाउस या खचाखच भरे हुए गोदाम की तरह समझते हैं। आजकल का सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जहां फिजिकल मूवमेंट बहुत कम है, उसकी वजह से मसल्स के एनर्जी स्टोर्स हमेशा भरे रहते हैं। जब शरीर निष्क्रिय यानी इनएक्टिव रहता है तो वहां फैट या लिपिड्स जमा होने लगते हैं। ये जमा हुआ फैट सेल के अंदर इंसुलिन के सिग्नल को, जैसे IRS1 और एक्ट पाथवे को बुरी तरह ब्लॉक कर देता है। मतलब गोदाम भर चुका है और किसी ने अंदर से कुंडी लगा दी है। इसका नतीजा ये होता है कि GLUT4 वेसिकल्स, जो असल में दरवाजा खोलकर ग्लूकोज को अंदर लाते हैं, वो सेल के अंदर ही फंसे रह जाते हैं और बेचारा ग्लूकोज खून में ही घूमता रह जाता है। चलिए अब तीसरे पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, किडनीज ऑन ओवरटाइम। जब मसल्स ने ग्लूकोज लेने से मना कर दिया तो वो एक्स्ट्रा शुगर सीधा हमारी बॉडी की मेन फिल्टर फैक्ट्री यानी किडनीज पर अटैक करती है। जरा इस नंबर 60 पर ध्यान दीजिए। एक दिन में हमारी किडनीज पूरे खून को लगभग 60 बार फिल्टर करती हैं। बाप रे, ये सच में कोई छोटी बात नहीं है।
आप सोचिए, जब इस बेहतरीन फिल्टर को दिन रात गाढ़े और शुगर से भरे हुए खून को साफ करना पड़े, तो इस पर कितना ज्यादा खतरा मंडराने लगता है। और यही चीज दर्शाती है कि किडनीज के अंदर एक टाइम के बाद मैकेनिकल थकान या फटीग कैसे आने लगती है। स्टार्ट पर्ल्स और फ्रंटियर्स जर्नल्स के अनुसार जब खून में शुगर ज्यादा होती है तो किडनीज में SGLT2 और SGLT1 नाम के प्रोटीन्स बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई शुगर को बॉडी से बाहर मत जाने दो, और इस चक्कर में वो बहुत ज्यादा सोडियम भी वापस सोख लेते हैं। इससे किडनी का अपना नेचुरल अलार्म सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाता है, ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाती हैं और किडनी को नॉर्मल से कहीं ज्यादा स्पीड में फिल्टर करना पड़ता है, जिसे हम ग्लोमेरुलर हाइपरफिल्ट्रेशन कहते हैं। ये एक ऐसी ओवरटाइम ड्यूटी है जिसकी कोई छुट्टी नहीं होती, और आगे चलकर यही चीज नेफ्रोपैथी और किडनी फेलियर का सबसे बड़ा कारण बनती है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, द स्ट्रेस्ड हार्ट। किडनीज के बाद हमारा हार्ट एक और ऐसी जरूरी मशीन है जो इस हाई शुगर की हालत में भारी दबाव झेलती है। अगर हम नेचुरल तरीके से उम्र बढ़ने और हाइपरग्लाइसीमिया से होने वाले नुकसान का कंपैरिजन करें तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। देखिए, उम्र बढ़ने के साथ हार्ट के वाल्व्स थोड़े मोटे होना या उनमें लिपोफसिन जमा होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन हाई ब्लड शुगर इस पूरे प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। खून में तैरती हुई एक्स्ट्रा शुगर प्रोटीन्स के साथ चिपक कर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स यानी AGEs बनाती है। ये AGEs हार्ट की मसल्स के कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स को आपस में बुरी तरह से कस देते हैं। इससे हार्ट बिल्कुल सख्त यानी स्टिफ हो जाता है। इसी को हम डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जहां बिना किसी ब्लॉकेज के भी दिल ठीक से ब्लड पंप नहीं कर पाता। अब बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की तरफ, सिस्टम रेस्क्यू। अब तक हमने सिर्फ मशीन के टूट-फूट होने की बात की, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इस सिस्टम को रीसेट भी किया जा सकता है। डायबिटीज एंड मेटाबॉलिज्म जर्नल में छपी एक बहुत ही शानदार रिसर्च बताती है कि एक्सरसाइज के जरिए हम एक ऐसे मैकेनिज्म को एक्टिव कर सकते हैं जिसे इंसुलिन की जरूरत ही नहीं होती। ये AMP के नाम के एक एंजाइम के जरिए काम करता है। आसान भाषा में कहें तो अगर सेल के मेन दरवाजे यानी इंसुलिन वाले दरवाजे बंद भी हैं, तब भी फिजिकल मूवमेंट उस शुगर को क्लियर करने के लिए एक छिपा हुआ बैकडोर या पिछला दरवाजा खोल देता है। चलिए इस सिस्टम रेस्क्यू को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि आखिर ये रेस्क्यू सीक्वेंस काम कैसे करता है। जब भी मूवमेंट या एक्सरसाइज होती है तो मसल्स सिकुड़ती हैं। इस प्रोसेस में सेल्स के अंदर एनर्जी की डिमांड अचानक से बढ़ जाती है, जिससे AMP और ATP का रेशियो बदलता है। ये रेशियो चेंज सीधा AMP के एंजाइम को जगा देता है। फिर ये एंजाइम TBC1D प्रोटीन्स को एक सिग्नल भेजता है, और जैसा कि हमने देखा था, जो GLUT4 दरवाजे सेल के अंदर फंसे हुए थे, वो बिना इंसुलिन की मदद के ही सेल के सरफेस पर आ जाते हैं। अगर हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचें तो मसल्स के इस कॉन्ट्रैक्शन ने फोर्स लगाकर गोदाम के वो बंद दरवाजे फिजिकली खोल दिए हैं। और आखिर में हमारा छठा और सबसे जरूरी हिस्सा, एक्शनेबल स्टेप्स। इस पूरे साइंस को समझने के बाद सबसे अहम सवाल ये है कि हम डेली लाइफ में इस सर्कुलेटरी और किडनी डैमेज को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मूल बात ये है कि मेडलाइन प्लस और क्लीवलैंड क्लिनिक जैसी संस्थाओं के अनुसार कुछ बेसिक डेली स्टेप्स हैं जिन्हें अपनाकर हम इस प्रॉब्लम को शुरुआत में ही रिवर्स कर सकते हैं। पहला, रूटीन चेकअप जरूर करवाएं, जैसे HbA1c, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ताकि इंटरनल मशीन की हेल्थ का पता चलता रहे। दूसरा, रेगुलर कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज को अपनी आदत बनाएं। खाना खाने के बाद थोड़ी देर चलना भी उस बैकडोर मैकेनिज्म को चालू करने में बहुत मदद करता है। और तीसरा, एक हार्ट हेल्दी डाइट फॉलो करें जिसमें सैचुरेटेड फैट कम हो, क्योंकि जैसा हमने पहले समझा था, मसल्स में फैट जमा होने से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की शुरुआत होती है। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ समाप्त करते हैं। अब जब ये साफ हो चुका है कि फिजिकल मूवमेंट की कमी हमारे शरीर के इस बेहतरीन इंटरनल मशीनरी को किस हद तक नुकसान पहुंचाती है, तो ये सोचना बनता है कि इस सिस्टम को बिना किसी रुकावट के चलाने के लिए आज से हम ऐसी कौन सी छोटी छोटी आदतें बदल सकते हैं। सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस अजीम मशीन को अगर ठीक फ्यूल और प्रॉपर मूवमेंट मिले तो इसको फिट रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।